नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पंचकुला के सेक्टर 5 में तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इसी के साथ पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। इस बीच आपको बता दें, कालका विधानसभा से बीजेपी विधायक शक्ति रानी शर्मा और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने पुस्तक मेले में स्टॉल्स का निरीक्षण किया, साथ ही कहा कि सभी विभागों को बधाई देना चाहता हूं, जिसके तत्वाधान में इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि लोग पुस्तक मेले में आते हैं और हजारों लोग इससे लाभ लेते हैं। सबसे ज्यादा जानकारी हमें किताबों से मिलती है और इसी के साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने युवाओं को पुस्तक मेले के लिए आमंत्रित भी किया। और वहीं पंचकुला पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी का पराली प्रबंधन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में पराली प्रबंधन की प्रशंसा की और इसी के साथ उन्होंने पराली माले को लेकर पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही सीएम ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि त्योहारों के चलते विधानसभा सत्र की तारीख तय नहीं की जा रही थी और जल्द ही विधानसभा की तारीख सबके सामने होगी। हरियाणा के पराली प्रबंधन को लेकर के प्रशंसा भी की है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और हम आगे भी उस पराली प्रबंधन को लेकर के उसके व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, हमने अधिकारियों को अभी कहा भी है बैठ करके कि आप अगर कहीं हमें जो किसानों को हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराने हैं, बेलर है, रिपर है, उसके ऊपर अगर सब्सिडी देने की बात है तो हम और देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु उस व्यवस्था को हम ठीक करेंगे। व्यवस्था अगर कोई ठीक होती है और धीरे धीरे होती है, एकदम ठीक नहीं होती। परंतु पंजाब के अंदर तो अव्यवस्था है, सारा का सारा व्यवस्थित कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र है जल्दी ही हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे, क्योंकि ये पर्व चल रहे थे और पर्वों के कारण सभी विधायकों ने कहा था, तो हमने माननीय राज्यपाल महोदय को कहा है और जिन भी अपडेट दी। और चंडीगढ़ में मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और मुख्य सचिव कार्यभार संभालते ही सीएम सैनी से मिले। दोनों के बीच योजनाओं समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर सीएम सैनी ने मुख्य सचिव विवेक जोशी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं और बधाई भी दी। और चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में ऐसा जो है समाज, डोम समाज की अगर बात कर ले तो देखिए यहाँ पर प्रतिनिधित्व सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की और इस मौके पर प्रतिनिधित्व में सीएम सैनी ने पगड़ी पहनाकर उनका अभिवादन किया। सीएम ने जो है डोम समाज के प्रतिनिधि के साथ बैठकर खाना भी खाया और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके। विपक्षी पार्टियों ने गरीबों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। सीएम सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत प्रचार किया गया कि संविधान खतरे में है, जबकि खतरे में संविधान नहीं विपक्ष था। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार मजबूती के साथ प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के साथ खड़ी है और इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि पूरा इस समाज जहां निश्चित कर देगा, वही समाज के लिए एक धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वर्गीकरण का मुद्दा राज्य सरकार के फैसलों में आ सकता है। मुख्यमंत्री इस मामले को पहले कैबिनेट में लेकर आए थे, लेकिन अचानक चुनाव और आचार संहिता लागू होने के कारण आचरण ये अधूरा जो है रह गया। मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि यदि उनकी सरकार हरियाणा में सत्ता में लौटती है तो इस मुद्दे को पहले कैबिनेट बैठक में और पहले हस्ताक्षर के साथ लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार जो निर्णय ले तो ये वर्गीकरण देने की बात हो सकती है। माने मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी कैबिनेट के अंदर ये बात लेकर आए थे, परंतु अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लगने से वो विषय बीच में रह गया था। परंतु चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था
कि यदि तीसरी बार हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट में और पहली ही कलम से हम इस विषय को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। और जब हमारी 18 तारीख को पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, 18 या 19 को 18 को पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो पहली ही कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस एक सूत्रीय एजेंडे के ऊपर मोहर लगाकर और कैथल के गुलाचौका में घर में रखे 2 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। धमाके से पूरे घर जो है वो तहस नहस हो गया। मलबे के नीचे दबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को घोड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। परिवार से पता लगा है भी हमारा रात में 3 और 4 बजे के बीच में एक सिलेंडर फटा है रसोई में रखा हुआ, जिससे इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है, जिसमें 2 बच्चियों की डेथ हो चुकी है, एक 2.5 साल की है और करीब एक 19 साल की है। तो किस तरह की राहत और बचाव कार्य जारी? बचाव कार्य हम मुलाजिम लगा दिए अभी, और भी किसी का नुकसान हो। बिल्डिंग जर्जर हालत में हो रही है, देख ही रहे हैं आप। कमेटी वाले भी आ गए हैं, बिजली बोर्ड भी आ गया है। बलजीत सिंह, हादसा कब हुआ? 4:45 बजे 4:43 होया। तो कितने लोगों की मौत हो गई और क्या स्थिति है? एक 18 साल की लड़की है, 18 नहीं 17 की होगी, और एक 18 महीने की लड़की है। 2 की मौत हो गई? 2 की मौत हो गई। तो बाकी परिवार? एक बहू है जी, उसकी टांग टूट गई 2 जगह से, फसलियाँ टूट गई। एक उसकी सासू है, उसको भी चोट लगी है। उसका ससुरा, उसको भी थोड़ी बहुत ही लग रही है। तो क्या नुकसान हुआ? ये सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने की वजह से बिल्डिंग पूरी गिर गई और हमारे 2 बच्चे पूरे हो गए। एक हमारी पोती थी 7 साल की, एक हमारी भाई की लड़की थी वो 15-16 साल की थी, और एक बेटे की बहू पे टांगों की चोट लगी है, और एक बाप भी हमारी उसके भी टांगों पे भाई की थोड़ी चोट लगी है। क्या प्रशासन मौके पर पहुंच गया था? आप प्रशासन पुलिस वाले आए थे, वो नाम लिख के ले गए। तो कहाँ घायलों को दाखिल कराया गया? ये सरकारी हॉस्पिटल है जो वहाँ पर पोती को और जो हमारी बाकी को महंगी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, और जो मेरी भतीजी थी वो पूरी हुई, उसको बटाले ले गए। और वही रतिया के गांव हडोली ने अनोखी पहल की है। गांव में एक महापंचायत हुई और इस महापंचायत में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। और आपको बता दें कि गांव के लोगों ने धार्मिक स्थल पर शपथ ली है और गांव एकजुट होकर नशा बेचने वालों को पकड़वाया। तो वही नशा बेचते पकड़े जाने वाले युवक की अगर कोई उनकी जमानत कराएगा तो पूरा गांव इसका डटकर विरोध करेगा। गांव के लोगों का कहना है कि इस चिट्ठे जैसे नशे ने जो है आसपास के कई गांवों के युवाओं को की जिंदगियां छीन ली है और नशा माफिया बेधड़क होकर नशे का व्यापार कर रहा है। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਣ बढ़ावा देना ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ। एक सर देखा जाए जिवें मारपीट दी घटना आ रही है पिंड च सीसीटीवी जो सख्त एक्शन लिया जाऊगा पंचायत वालों? हाँ जी, जो अगे वास्ते कोई इस तरह का कराया बाहरों आके कोई मारपीट करते हैं ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਉਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁੰਬਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। सख्त कार्रवाई भी की जाऊगी ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ।
ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਗਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 4 ਚੁਫੇਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਸੁਦਾ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਈ ਗੈਂਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ प्रदेश के कई क्षेत्रों में डीएपी नहीं मिलने से किसान लगातार परेशान हैं। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद को लेकर किसान परेशान हैं। कला वाले किसान लंबे लंबे वाहनों जो है लाइनों में लगे दिखाई देते हैं और इसके साथ ही किसानों ने कहा कि अगर उनको डीएपी खाद समय पर न मिली तो उनकी ओर से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी दिक्कत है जी, दिन रात इत्थे पे हैं, अजे कोई साडी बिजाई नहीं हुई, रे का बुरा हाल है। जो वितरण हो रहा है रे का सही प्रकार से हो रहा है या नहीं? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? 2-2 ਗੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ 1000 ਕਿਸਾਨ ਖੜਾ ਗੱਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ 400 ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ 100-200 ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ 2-2 ਗੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। क्या मांग करेंगे सरकार? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ टाइम नाल होई जावे ते डीएपी की सानू पूरी किल्लत है जी। किसान जथेबंदियां हैं लोग आगे क्यों मांग सानू जथेबंदियां तो असीं की लैणे, साडी ते किसानां दी आपदी दिक्कत पूरी करे, साडियां कोऑपरेटिव सोसाइटियां च पिंड पिंड भेजो। दिक्कत आ रही है डीएपी मिलने दी, सानू हफ्ता हो गया लैणा ते लग्या नू, ते जदों असीं लैण आउंदे डीएपी सानू आउंदियां नू कहंदे 10-20 बंदियां नू दे के कहंदे डीएपी मुक गई। पहली गल तो ये होती है, फिर उसके बाद मतलब लैना च लगे पे असीं, साडा बुरा हाल है, रेह मिल नहीं रही। सारी जो रेह है वो आउंदी ज्यादा रेह आउंदी है, जिवें ला लो 500 घट्टा आ गया। 3 बजे उठ खड़दे, रात में सौंदे नहीं गए, नी जाके लैण च लगा ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ 2-2 ਟਰੱਕ ਆਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 5 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ डीएपी वितरण हो रहा है वो सही प्रकार से हो रहा है? ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਵਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੱਸਾ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਡੀਏਪੀ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁਣਾ ਬੱਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਰੀ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੇਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੇਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, 2-2 ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਨਾਲ ਰੇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। कणक की बिजाई उत्ते आ रही है, सैंकड़ा हो गया, नंबर 4 हो गया, तो कणक बहुत लेट हो रही है। दिक्कत सगड़ी है जी, डीएपी अब तो कटा दिया है, अब हमारा गांव पड़े 20 किलोमीटर, अब ले जावा क्या पड़े मेरे कटा अठू कवा नहीं ले जावा, पिंड का माँ आप होगा तो बजा के मोटा पर बैठ के घरे बैठ जा। तो अब बताओ थोड़ी जी, सरकार से महंगाई करा, कभी मैं पिंडा का माँ रे बेची हमारे डीएपी आ तुम देख लो जी, हाल देखी जाता, लोग क्यों बैठे ने कल डीएपी वास्ते बैठे जी। तो जो डीएपी वितरण हो रहा है क्या वो सही प्रकार से हो रहा है? ये दफ्तर 9 बजे खुलता है, अब टाइम देखो कितना हो गया, अब तक शुरू नहीं किया उन्होंने। क्या मांग करोगे सरकार से? हमें डीएपी चाहिए, हमें टाइम से बिजाई हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। वो मैंने देखे थे हमको पहला नीचे खड़ा मैं 5 के लिए 2 बार सोचे, मैंने कोई गत्ता भी नहीं मिला। 5-6 दिन अंदर पकाई करते मैंने कोई गत्ता नहीं मिलता, घरे हो जाए हवा पाई अंदर बुढ़िया कोई गाई देना कोई मेरे करे। तो एक बंदा लिया के रोज 3-4 गट्टे लै जाता, वो बंदे एक गट्टा भी नहीं मिले, एक बंदे ने 2 गट्टे तो मिल जाएंगे सब गल। मैंने ये दिक्कत है, कणक बीजे खड़े हाँ
क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार की है, सरकार से जाके हमें मत भेजे रे भेजे जल्दी से जल्दी। वितरण हो रहा है सही प्रकार से हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं सही हो रहा। और वही प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, जरूरत है तो बस उस प्रतिभा को सही समय पर निखारने की। जी हां, गांव में भी बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं जिसे जरूरत है तो बस सही समय से तराशने की और उसी के साथ साथ मार्गदर्शन करने की। आपको बता दें कि तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऐसी एक प्रतिभा यमुना पब्लिक स्कूल कलसौरा के जो है चेयरपर्सन में देखने को मिला, जहां जिस तरह से गांव के एक मध्यम परिवार की लड़की ने जो है जज की परीक्षा पास की है और राजस्थान कैडर में जज के रूप में चयनित हुई है। नवनियुक्त जज जो है बरखा देवी को इस उपलब्धि पर पूरे गांव वाले हल्के को गर्व है। साथी हैं, उन्होंने विद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया हुआ था, जिसमें हमारे गांव की एक बेटी ने राजस्थान जुडिशरी के अंदर नियुक्ति पाई है। ये बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है। जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर से कोई बच्चा कामयाब होता है और वो पूरे क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। सर बहुत खुशी हो रही है। ऑनरेबल मिस्टर चेयरमैन सर का बहुत थैंक यू, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया, और जो भी यहाँ पे टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत थैंक यू, और आप सभी का भी जो आप यहाँ पे आए हैं बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया है वही हमें सम्मानित करते हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी आती है मन में कि कभी एक सपना था जो सोचा था आज वो सच हो गया, और टीचर्स इतना सम्मान दे रहे हैं, टीचर्स का इतना सपोर्ट रहा है और प्यार रहा है, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहूँगी जी, मतलब मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम करा, रात दिन मेहनत करती थी बहुत ही। मैं मतलब मेरी सारे दुख दूर कर दिए, मतलब गर्व से मेरा सिर ऊंचा कर दिया बहुत ज्यादा। मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा लगा जो ना मेरे सारे दुख दूर हो गए। बहुत अच्छा काम करा मेरी बेटी ने, मेरा सपना पूरा कर दिया। जो मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी ना करा। जब हमें पता चला वो हमारा बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, और मेरी बहन मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। हमेशा इन्होंने LLB जब मैंने की, इन्होंने LLB में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, और नॉन मेडिकल भी की थी मैंने। नॉन मेडिकल के बाद मैंने स्ट्रीम चेंज की, अपने लॉ की फील्ड में गई, वो भी इन्हीं का ही सपोर्ट था उसमें भी। और मेरी मम्मी ने भी कभी भी मना नहीं किया, और ये भी बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट करती थी, मेरी बहन भी। और इनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, और अब तो इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, तो ये मोटिवेशन भी है हमारे लिए। थैंक यू। तो आप क्या बनना चाहते हैं, आपका क्या लक्ष्य है? मैं तो भी LLB कर रही हूँ, तो जुडिशरी। अपने गांव से कलसौरा से एक लड़की जज बनी है, और आपके माध्यम से उसको इस प्रकार की जो प्रसिद्धि मिल रही है, मैं आपका भी उस लड़की का तो सौभाग्य है ही, हमारा भी सौभाग्य है जो आपके माध्यम से इस प्रकार की जो बात जनता के बीच में जा रही है। और वो लड़की जो जज बनी है हमारे स्कूल यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसौरा से, नर्सरी से लेकर +2 तक उस गुड़िया ने यहीं से पढ़ाई की है, और साथ साथ अव्वल आकर के यानी प्रत्येक क्लास के अंदर उन्होंने हमेशा मेरिट में रही वो लड़की। हरियाणा के चरखीदादरी निवासी व मौजूदा समय में झज्जर के रामनगर में रहने वाले जो है हेमंत सांगवान ने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने अमेरिका में आयोजित मुक्केबाजी की विश्व प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल किया है। अंडर 19 विश्व चैंपियनशिप में सांगवान ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीतकर अपना परचम लहराया। ये विश्व चैंपियनशिप अमेरिका में 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी, और इस प्रतियोगिता में हेमंत ने अपने पहले मुकाबले में इटली को बॉक्सर के जो है एक तरफा 5-0 से मात दी, और इसी के साथ साथ एक बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए। तो इसी के साथ साथ खिलाफी आउट में ही जो है हेमंत ने अमेरिका में खिलाड़ी से को शिकस्त दे दी। हेमंत को इस शानदार जीत पर उनके झज्जर स्थित रामनगर मोहल्ले वाले घर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है।
हम हेमंत की उपलब्धियों से बहुत खुश हैं और ये सभी की इच्छा है, सभी पड़ोसी होने के नाते हमारी, कि आगे भी वो बहुत अच्छा करे और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। जब आपको इस बात का पता चला हेमंत के, तो उसका कैसा महसूस किया आप लोगों ने? पड़ोसी होने के नाते क्या कुछ महसूस करते हैं? हमें तो पहले से उससे विश्वास था और पड़ोसी होने के नाते मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस चीज से, हार्दिक प्रसन्नता हुई है और यही चाहूंगा कि वो आगे भी जीवन के अंदर और ज्यादा अच्छी से अच्छी उपलब्धियां हासिल करे। कभी मिलना होता था हेमंत से? कभी हुई आपकी बातचीत होती कभी उनसे? हमेशा बिल्कुल, हमारी तो दीवार से दीवार साथ लगी हुई है और खूब मुलाकात होती रहती है हमारी। तो साथ का बिल्कुल पड़ोसी है। आपके साथ बैठता था तो किस प्रकार की बातें करता था? पढ़ाई के प्रति तो उसकी रुचि थी ही थी, लेकिन खेल के अंदर उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। आपने किस प्रकार की प्रेरणा दी? आपने उसको खेलों के प्रति रुचि पैदा की उसमें, या उसका बचपन से उसका शौक था खेलों? उसका खुद का शौक था। वैसे मैं भी प्लेयर थी एथलेटिक्स की, मैं भी नेशनल लेवल में खेली हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड भी वॉलीबॉल के प्लेयर थे। फिर उसके बावजूद लिखकर कुछ पढ़ाई की तरफ बने, लेकिन मेरे बेटे ने एक हट पकड़ ली थी कि मैं बॉक्सिंग करूंगा। स्टार्टिंग में एक लाइन में थोड़े दिन के लिए कोई सिखाने आया था, थोड़ा दिन उसके पास गया था। हम लोगों ने मना भी किया काफी कि नहीं लग जाएगी, हमें भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी इतनी रुचि उसकी हो गई थी, बहुत मेहनत की है। उसको लेकर मैं तो यही कहूँगा, जो मेरे बेटे ने जो अब तक जो उसकी इच्छा थी वो आज उसने पूरी की है अमेरिका के अंदर। और मैं चाहूँगा कि जो उसके साथ हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उनको भी ये शिक्षा मिले, वो भी आने वाले वर्ल्ड चैंपियन या वर्ल्ड कॉमनवेल्थ में वो उससे भी बढ़ चढ़ कर भाग लें, यही मेरी इच्छा है। और आने वाला टाइम मेरे बेटे के लिए स्वर्ण का टाइम है, वो और ज़्यादा मेहनत करे। खेलों के प्रति ज्यादा रुचि रही थी उसकी या पढ़ाई के प्रति ज्यादा रुचि थी उसकी? देखो, उसकी रुचि पढ़ाई में भी उतनी ज्यादा थी। और पूर्वी हिस्सों में छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा और त्यौहारी सीजन के चलते घर जाना जरूरी है, इसलिए पैसेंजर ट्रेन के टिकट से रिजर्व कोच पे चढ़ गए, क्योंकि पूरी ट्रेन में सिर्फ 2 ही जनरल कोच हैं। ऐसे में इनकी मजबूरी है। इन्होंने कहा कि हर कोच में इतनी भीड़ है कि ट्रेन के जो टॉयलेट है उसमें अंदर तक खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है। स्टेशन अधीक्षक अमर सिंह मीणा की माने तो त्यौहारी सीजन को देखते हुए दिल्ली से लंबी दूरी के रेवाड़ी में प्रशासन ने बढ़ोतरी की है, लेकिन रेवाड़ी और अन्य स्टेशनों से यात्री पैसेंजर ट्रेन का टिकट लेकर रिजर्व कोच में चढ़कर जाते हैं। सर, रेवाड़ी से क्या गाड़ियां में अतिरिक्त कोचेज बढ़ाए गए हैं, जो कि गाड़ियां ओरिजिनेट रेवाड़ी से नहीं हो रही हैं, वो पीछे से आ रही हैं उनमें, लेकिन जनरल कोचेज अतिरिक्त कोचेज बढ़ाए गए हैं। और त्योहार के मौके पर पूरी हमने व्यवस्था की हुई है। रेवाड़ी पे आरपीएफ को जीआरपी के स्टाफ अवेलेबल रहता है ताकि वो स्लीपर कोचेज में ना घुसें। यात्रियों को काउंसिल किया जाता है, टाइम से टाइम अनाउंस करवाया जाता है, लेकिन फिर भी पैसेंजर जबरदस्ती स्लीपर कोचेज में घुस जाते हैं और यात्रियों को परेशानी होती है। मेरे सुझाव है कि रेवाड़ी से जो यहाँ के लेबर यात्री हैं, जो भी छठ के अवसर पर बिहार या इधर की यात्रा, यूपी की यात्रा कर रहे हैं, वो लोग रेवाड़ी से दिल्ली, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रेवाड़ी से दिल्ली तक का सफर बहुत सारी करें। दिल्ली से अतिरिक्त गाड़ियां जो त्योहार पे लगाई गई है। भूज से बरेली जा रहे हैं छठ पूजा के पर्व के लिए। हालात क्या है गाड़ियों के? गाड़ी की हालात है, जहाँ से हम चले हैं वहाँ से सारी पैसेंजर खड़ी होकर आ रही है। बैठने की कोई सुविधा नहीं है और खाने की क्या कुछ हो जाएगी। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम भूज से आ रहे हैं। टॉयलेट में भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ, लगता नहीं कि और गाड़ियाँ बढ़ाई जानी चाहिए? हाँ, बढ़ाई जाए। रास्ता बहुत खराब है, मतलब निकलना बड़ा भारी हो रहा है। जनरल डिब्बा है वो एक खचाखच भरा है, रिजर्वेशन वाला भी ओवरलोड हो रहा है। टॉयलेट तक लोग खड़े हुए हम देख रहे हैं। हाँ सर, जिनका रिजर्वेशन है वही भी खड़ा है
जनरल डिब्बा पूरा मतलब लगा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।